तो गाइस पिछले सेशन में हम लोगों की बात हुई थी स्प्रिंग बूट में डेटा इंटरेक्शन की सॉरी डेटाबेस इंटरेक्शन की। ठीक है, हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्प्रिंग बूट डेटा जेपीओ को देखा था, क्रेड रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी वगैरह। ठीक है, एंड देखा हम लोगों ने कितने कमाल की चीज़ थी। आज के सेशन में हम लोग स्प्रिंग बूट में एक वेब प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट में हम एक वेब एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं, और अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं जेएसपी। हालाँकि स्प्रिंग बूट में जो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट दिया गया है वो थाइम लीफ का दिया गया है। थाइम लीफ क्या है उसकी बात आगे चल के हम करेंगे। लेकिन क्योंकि हम जेएसपी पढ़े हुए हैं और जेएसपी पे बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो अगर हमें कोई जेएसपी बेस्ड एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट में बनाना है तो क्या करेंगे? क्या अप्रोच होगा? कैसे काम होगा? उसको समझना है। एक बात ध्यान रखें, भले ही हम स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग बूट वही कंसेप्ट यूज़ करेगा जो हम लोगों ने स्प्रिंग एमवीसी में सीखा था। ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि ये एमवीसी बेस्ड ही होने वाला है। तो यही बेसिकली आज हम लोग को सीखना है कि स्प्रिंग बूट में वेब एप्लीकेशन किस तरह से बनेगा। एंड इस वेब एप्लीकेशन में आप जानते हैं कि भाई एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक एंड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रंट साइड में हम लोग सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जेएसपी यूज़ करेंगे एंड बैक एंड में हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ करने वाले हैं। कैसे होगा ये सारा सेटअप वगैरह वही सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फाइल पे आइए, न्यू पे आइए एंड या उससे भी पहले मैं बताऊँ कि जो आप एसटीएस डाउनलोड किए होंगे, क्योंकि एसटीएस एक ऐसी आईडी है जो कि बनाई ही गई है स्पेशली फॉर स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग बूट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट होता है थाइम लीफ का, तो आपको जेएसपी का ऑप्शन नहीं आएगा। एक बार अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे चेक भी करोगे तो जेएसपी का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इधर आएँ और यहाँ पे लिखें इक्लिप्स इक्लिप्स मार्केट प्लेस। आपको इतना लिखना है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस। एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। ये प्लगइन हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? ताकि हमें जेएसपी का सपोर्ट मिल जाए, ताकि हम जेएसपी क्रिएट कर पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जेएसपी क्रिएट करने का ऑप्शन आपको आएगा नहीं, ठीक है? इसीलिए हम ये कर रहे हैं। इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे आ जाइए एंड मेरे पास शायद इंस्टॉल्ड होगा, मैं चेक कर लेता हूँ इंस्टॉल्ड में। इक्लिप्स एंटरप्राइज़ एंड वेब डेवलपर टूल आपको करना है। तो रिकॉर्डिंग हम लोग की प्रॉपर हो रही है एंड यहाँ पे आप इंस्टॉल्ड पे आ जाइए, ठीक है? ये इंस्टॉल्ड। तो आपको करना है ये इक्लिप्स एंटरप्राइज़ एंड वेब डेवलपर टूल, कोई सा भी वर्ज़न कर लें जो आपको मिले, ठीक है? तो ये कैसे आपको मिलेगा? इसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो सिंपल, यहाँ पे इस फाइंड वाले में आप जाइए, इसी में सर्च कीजिए इक्लिप्स एंटरप्राइज़। खाली इतना ही लिख के देखते हैं। ये देखो आ गया ना, अब यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद अगर पॉपअप वगैरह आता है, ट्रस्ट करने के लिए आता है तो टिक मार के इंस्टॉल कर लेना, सिंपल सी है। इंस्टॉलेशन तो आई थिंक बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग कर लोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब आगे की कहानी है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएँगे एंड चूँकि आप स्टार्टर प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है? एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, तो आपको कुछ मतलब चीज़ें ध्यान से चूज़ करनी है। ये मैवेन होगा, 17 है, जार है, जावा है, ये सब ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। मेन डिपेंडेंसी हमारी होती है, स्प्रिंग बूट का वर्ज़न वैसे भी चेंज करने वाले हम। लॉम्बॉक रखेंगे, स्प्रिंग वेब ये मेन है, क्योंकि अगर स्प्रिंग वेब नहीं रखोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग वेब के जार नहीं मिलेंगे, एम्बेडेड सर्वर नहीं मिलेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मायस्क्वेल भी हम रखेंगे एंड डेटा जेपीए भी हम रखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप रख सकते हो, जैसे अगर हमें वैलिडेशन करना है, तो उसके लिए हम एक वैलिडेशन भी रख सकते हैं, ये इनपुट-आउटपुट वैलिडेशन। ये देखो यहाँ पे हाइबरनेट वैलिडेटर है यहाँ पे हमारे पास, बीन वैलिडेशन विथ हाइबरनेट वैलिडेटर। तो ये बड़े काम की चीज़ है, इसको भी रख लेंगे। अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन
कल अगले सेशन में इसकी बात करेंगे हम लोग। तो अभी हम प्रोजेक्ट में रख लेते हैं। इसके साथ-साथ हम एक और डिपेंडेंसी रखेंगे डेव टूल की। डेव टूल डेव टूल नहीं आ रहा है? हाँ, स्प्रिंग बूट डेव टूल, ये आ गया। ठीक है, डेव टूल क्या करेगा? जैसे मान लो कि हम कोई चीज़ मतलब कोई हमने हमने कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर में कुछ चेंजेस किया, ठीक है? या हम मतलब अपने कोड में कहीं कुछ चेंज कर रहे हैं सर्विस लेयर पे, डाओ लेयर पे, रिपॉज़िटरी पे, मॉडल पे, तो हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमैटिकली रीरन हो जाए। बार-बार हमें रीलॉन्च बटन पे क्लिक ना करना पड़े, उसके लिए स्प्रिंग बूट डेव टूल होता है। अगर आपका सिस्टम स्लो है, तो स्प्रिंग बूट डेव टूल बहुत इरिटेटिंग भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा चेंज करोगे, ये तुरंत बार-बार आपके प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करेगा। ठीक है, तो सिस्टम स्लो है तो आप इसको मत यूज़ करें, लेकिन मेरा सिस्टम खुद का स्लो है। नया वाला सिस्टम आ चुका है, लेकिन अभी उसमें चूँकि सेटअप नहीं हुआ है, तो अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। शायद कल या परसों से हम लोग यूज़ करना शुरू करें। उस वो तो सिस्टम में तो ऐसा हमने लिया है कि 100 डेव टूल चला लिया एक साथ। तो खैर इसमें मेरा हो सकता है कि थोड़ा-सा सिस्टम हैंग कर सकता है, बट अगर आपका सिस्टम ठीक है तो डेव टूल को रखें आप। एंड इसका काम कुछ है नहीं, सिर्फ़ प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता है। लॉन्बॉक आप जान रहे हो, वैलिडेशन जान रहे हो, बाकी डेटा जेपीए आपका अ, जो हम लोगों ने कल यूज़ किया था उसके लिए है, डेटाबेस इंटरैक्शन के लिए मायस्क्वेल ड्राइवर एंड स्प्रिंग वेब वेब जो भी स्प्रिंग एमवीसी है उसके लिए। इसके अलावा इसके अलावा कुछ बच रहा है क्या हम लोग का? चलो इतने से स्टार्ट करते हैं एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग एंड फिनिश। एक और चीज़ हमें डालनी है जो शायद यहाँ पे हमें मिलेगी नहीं, जैस्पर। मैं इसके बारे में बताता हूँ, चेक कर लेता हूँ, नहीं मिलेगी तो हम आगे से उठा लेंगे, नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट 3 प्रोजेक्ट जो कि एक वेब प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है? जब तक ये बन रहा है तब तक हम लोग कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं। स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन में हमने एक डिपेंडेंसी डाली स्प्रिंग वेब की, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी हमने डाली। स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी ने हमें एमवीसी से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज़ दे दिया, प्लस हमें क्या दिया? प्लस हमें एम्बेडेड सर्वर दिया। अब जो हम सर्वर यूज़ करते थे, आपको याद होगा पहले हम लोग जब सॉलिड जेएसपी हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो सर्वर हम डाउनलोड करते थे, उस सर्वर के अंदर एक एक टॉमकैट जैस्पर नाम का एक इंजन होता था, जो हमारे जो हमारे जेएसपी को सर्वलेट में कन्वर्ट करके फिर कंपाइलर की मदद से कंपाइल-वम्पाइल करके जेवीएम को हैंडओवर करता था। लेकिन जो हमारा ये एम्बेडेड सर्वर है, इसके अंदर कोई भी नो जेएसपी इंजन, कोई भी जेएसपी इंजन नहीं होता। जेएसपी इंजन का नाम क्या है? जैस्पर, टॉमकैट जैस्पर बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हम टॉमकैट सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें टॉमकैट जैस्पर लाना पड़ेगा, नो जेएसपी इंजन, बट एम्बेडेड सर्वर के अंदर कोई भी जेएसपी इंजन नहीं होता है। जो हम पहले पहले जो हम सर्वर को मैनुअली डाउनलोड करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, उस सर्वर और इस सर्वर में क्या फ़र्क हो गया? उसके अंदर हमें इनबिल्ट जेएसपी इंजन मिल जाता था, बट इस सर्वर के अंदर क्योंकि ये एम्बेडेड सर्वर है तो टू मेक इट लाइट वेट फर्स्ट थिंग एंड स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट जेएसपी को सपोर्ट नहीं करता। तो चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जेएसपी को सपोर्ट नहीं करता, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर दे रहा है, उसमें वो जेएसपी को क्यों रखेगा? स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट जेएसपी को सपोर्ट नहीं करता। तो स्प्रिंग बूट जो सर्वर भाई सर्वर पे खाली जेएसपी थोड़ी रन होती है, सर्वर पे तो थाइम लीफ भी तो रन होगा, वो भी तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो ये एम्बेडेड सर्वर टाइम लीव के लिए क्रिएटेड है, नॉट फॉर जेएसपी एंड दैट इज़ व्हाई इस एम्बेडेड सर्वर में कोई जेएसपी इंजन नहीं रहेगा। तो अगर हम जेएसपी पे काम कर रहे हैं, तो हमें अलग से जेएसपी इंजन लेकर के आना पड़ेगा, जिसका नाम है जैस्पर। जैस्पर टॉमकैट सर्वर है, तो इसका नाम हो गया टॉमकैट जैस्पर डिपेंडेंसी। ये क्या है भाई? यही है आपका जेएसपी इंजन। जो आपके जेएसपी को
सर्वलेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। पढ़ा है ना हम लोगों ने जेएसपी, हर जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट होती है इंटरनली और वो सब सर्वर पे ही होता है। लेकिन ये सर्वर क्योंकि स्प्रिंग बूट जेएसपी का सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट देता नहीं है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेएसपी इंजन नहीं मिलता है, कोई बात नहीं हम ले आएँगे, कौन-सी बड़ी कहानी है, इसमें एक डिपेंडेंसी तो डालनी है बट कांसेप्ट समझ लो, ठीक है? कि अब कि जैस्पर हम क्यों ऐड कर रहे हैं और नॉर्मली आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई जैस्पर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जेएसपी का सपोर्ट मिले। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो गई, लेकिन अगर डिटेल में जाओगे तो ये बात जो मैंने आपको बताई कि ये सारा खेल जेएसपी इंजन के लिए हम इसकी डिपेंडेंसी डालेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है? प्रोजेक्ट हमारा यहाँ क्रिएट हो चुका है एंड पॉम डॉट एक्सएमएल में सबसे पहले आप आ जाइए, ठीक है? पॉम डॉट एक्सएमएल में आ जाइए एंड यहाँ पे आप 2.7.18 एंड मेक इट 8 एंड सेव इट, ठीक है? ये हो गया, जब तक ये अपना रिफ्रेश हो रहा है, जो भी बिल्ड हो रहा है, तब तक हम इधर आते हैं अपने एमवीएन रिपॉज़िटरी में एंड यहीं से उठा लेंगे हम टॉमकैट जैस्पर, ठीक है? टॉमकैट जैस्पर, सिंपल आपको यहाँ सामने टॉमकैट जैस्पर पहले दिख जाएगा एंड चूँकि हम जावा 8 यूज़ कर रहे हैं, तो आप 9.x के साथ जाइए, ठीक है? तो जो मेरा टेस्टेड जो वर्ज़न है, जो हमने टेस्ट किया है, मैं उसी वर्ज़न को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ आगे नहीं बढ़ रहा है? नेक्स्ट 9.8 तो मैंने 9.0.78 पे वर्क किया हुआ है, मैं वो वाला ही उठा ले रहा हूँ, ठीक है? तो कोई सा भी उठा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई गड़बड़ हो ना इसलिए हम 9.0.78 उठाएँगे यहाँ से, ये वाला, ठीक है? हालाँकि आप 9.x का कोई सा भी उठा सकते हो, ठीक है? तो इसकी यस ये डिपेंडेंसी है आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है? इसे क्लिक पे भी कॉपी हो जाता है वो एंड आ जाइए अपने डिपेंडेंसीज़ के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए एंड डन आपका काम हो गया। तो ये भाई जब भी आप स्प्रिंग बूट में जेएसपी पे काम कर रहे हो तो इतना आपको करना पड़ेगा। जैस्पर की डिपेंडेंसी टू कन्वर्ट योर जेएसपी इनटू सर्वलेट, ठीक है? क्योंकि स्प्रिंग बूट में जब हम जेएसपी का कोड लिखते हैं ना तो वो सर्वर पे मतलब एज़ अ प्लेन मतलब सर्वर उसको एज़ अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट करेगा। तो ये अगर डालोगे ना तो कन्वर्ट होगा। एंड ये करना है आपको और दूसरा काम जो मैंने बताया प्लगइन्स। प्लगइन अगर नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा देखो जेएसपी कहाँ लिखी जाती है भाई वेब ऐप फ़ोल्डर में। वेब ऐप के अंदर वेब आईएनएफ भी हम बनाते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वेब ऐप फ़ोल्डर नहीं है, वेब आईएनएफ नहीं है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा यहाँ पे रिसोर्सेज़ के अंदर टेम्पलेट्स। तो अगर हम इसके अंदर भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एचटीएमएल बनाते हैं। यहाँ बेसिकली हम थाइम लीफ के कोड लिखते हैं। लेकिन चूँकि अभी हम थाइम लीफ नहीं कर रहे हैं, हम तो जेएसपी पे काम कर रहे हैं, तो हमें अपने खुद से मतलब मैनुअली हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं वेब ऐप, उसके अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा वेब हाइफ़न आईएनएफ, ठीक है? ध्यान रहे केसेस का ध्यान रखिए, इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँगा व्यू। फिनिश करो, स्लैश से करोगे तो एक बार में सारे फ़ोल्डर आपके रेडी हो गए, ठीक है? इसी व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा जेएसपी बना लेते हैं, अदर पे जाके जेएसपी सर्च कर लो, ठीक है जी। अब ये जो जेएसपी फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऑप्शन आने के लिए हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए बोला आपको, ठीक है? ये जेएसपी एंड यहाँ पे हम index.js, ठीक है? इंडेक्स अपना स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक हो सकता है, अभी हम इसको एज़ अ डायनामिक फ़ाइल ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने अंदर रखा है, आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। अभी index.jsp आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब क्या करेंगे भाई index.jsp से अ, index.jsp पहले ओपन करना है हमें, सबसे पहला काम तो ये करना है। अब ये भाई ये है वेब आईएनएफ के अंदर, तो क्या ये डायरेक्टली ओपन हो सकता है? सवाल है। बताइए आप लोग। नहीं हो सर। जाएगा।
कहाँ हो यार? माइक ओपन करते ही पूरा नहीं कार। होगा सर। हाँ, नहीं होगा। कहाँ थे अतुल आजकल? आ नहीं रहे थे क्या सेशन में? सर घर पे हैं तो नेटवर्क इशू होता रहता है इसलिए। अच्छा, अच्छा। तो देख रहा हूँ मैं नींद में हूँ यार, मैं बता रहा हूँ, मैं 30-40 घंटे से सोया नहीं हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ? दिस इज़ माय कार। देखो यहाँ लिखना था दिस इज़ दिस इज़ माय अ, होम पेज। पिछला अभी बैच ले रहा था तो मैं उसमें फाइल रीडर पढ़ाना था मेरे को, तो कुछ और बताने लगा, उसी में खो गया। फिर बोला ओके चलो फाइल रीडर हो गया ना? अरे कहाँ हुआ अभी? अभी तो आप बस बोल ही रहे थे कि सर फाइल। हेल्थ इशू हो सकती है ऐसे। हाँ? हेल्थ इशू हो सकती है, आप सो नहीं रहे हो। नहीं, हम खूब सोते हैं, कल नहीं सो पाए ना, वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। नींद तो लेते हैं हम अच्छी-खासी। बस वो है कि शेड्यूल फिक्स नहीं होता, मतलब रोटेशनल शिफ्ट चल रही है समझ लो। तो दिस इज़ माय। यूएस शिफ्ट कम भी करते हैं आप। हाँ, वही सीन समझ लो। तो दिस इज़ माय होम पेज। अब चूँकि ये index.jsp है हमारी, एंड ये वेब आईएनएफ के अंदर है, सो ये इसको हमेशा कंट्रोलर ही कॉल कर सकता है, तो हमें अब कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो कंट्रोलर बनाने के लिए हम आ जाएँगे एसआरसी में जावा, एंड हमने आपको बताया है कि कोई भी पैकेज इस बेस पैकेज के अंदर आप बनाओ, ठीक है? ताकि वो ऑटो स्कैन कर ले, कोई मैनुअल कुछ करना नहीं पड़े। तो एक यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम कंट्रोलर मत रखना, क्योंकि कंट्रोलर नाम की बहुत से चीज़ें इनबिल्ट मिलेंगी आपको। एनोटेशन मिल सकती है, क्लास मिल सकती है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर पैकेज-वैकेज का लफड़ा होगा, इसीलिए आप माई कंट्रोलर रख दो, एंड इसमें रख दो डॉट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है? ये आपका कंट्रोलर बन गया। अब कंट्रोलर के ऊपर हम स्टीरियोटाइप एनोटेशन लगाते हैं @कंट्रोलर, ताकि ये एज़ अ बीन रजिस्टर हो जाए, एंड देन इसके मेथड ईज़िली चल पाएँ। बस सिंपल सी बात है भाई, कंट्रोलर बन गया आपका, ठीक है? एक काम करते हैं, हम पूरा सेटअप रेडी करते हैं, ठीक है? कंट्रोलर, सर्विस, डाओ उस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है? या अभी Sir, कंट्रोलर। हाँ, right now we are using Spring Boot application, am I right? हाँ, स्प्रिंग बूट ओनली है। That's why we need to use at the rate REST controller, or we No, are at the using. no, we shouldn't use @REST controller here, because we are right now we are working on monolithic application, and which you are talking about, that is especially for REST API application. Yes, yes, I'm So, good. I हाँ, got it. yeah, we are not creating REST API, so that we will learn later. I think after 2 to 3 days, or after 1 day. तो ये हो Okay. गया कंट्रोलर हम लोग का, ठीक है? एंड अब क्या करेंगे यहाँ पे? अ, अब सिंपल है भाई, ये इंडेक्स है भाई, अब ये इंडेक्स को भाई कंट्रोलर से ही चलाने का है, तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग करना कौन-सी बड़ी बात है भाई, पब्लिक अ, रिटर्न स्ट्रिंग होगा एक, ठीक है? एंड वेलकम होम, एक इस तरह से आप मैपिंग कर लें। सिंपल है, इसमें कुछ चीज़ नहीं है, ये सब आप पढ़े हुए हो, लेकिन चूँकि स्प्रिंग बूट में हम कर रहे हैं ना, तो इसलिए एक बार हम लोग कर ले रहे हैं। एक बार ये समझ गए ना, तो इसी पे हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो वो एकदम हैंड्स ऑन हो जाने वाला है, पूरा कंट्रोलर, सर्विस, रिपॉज़िटरी, डीटीओ, मॉडल, एंटिटी, मॉडल मैपर, उसके बाद डेटा वैलिडेशन होगा, बहुत कमाल का होगा, मज़ा आ जाएगा। उसमें फ़ाइल अपलोडिंग भी सीख लेंगे। तो स्प्रिंग बूट पे एकदम बढ़िया हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे, एंड देन हम लोग रेस्ट एपीआई पे मूव करेंगे, फिर वहाँ बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं हम लोग क्या भाई, इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स है का। अब देखो यहाँ पे वही दिक्कत होगी भाई, यहाँ से तो हम लोग सिर्फ़ रिटर्न क्या करते हैं भाई, सिर्फ़ हम लोग यहाँ से मान लो रिटर्न किया इंडेक्स। तो इंडेक्स को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, याद है कैसे रिज़ॉल्व होता था? इंटरनल रिसोर्स व्यू रिज़ॉल्व, जो कि हम लोग का होता था स्प्रिंग हाइफन सॉलिड डॉट एक्सएमएल, हैंडल मैपिंग फाइल में। तो वो यस चीज़ें, सर। हाँ, वो चीज़ें बहुत रिड्यूस कर दी गई हैं। वहाँ पे आप क्या-क्या नहीं करते थे यार पहले, स्कीमा लाओ, फिर टैग्स लगाओ, दिस दैट। यहाँ पे भाई सिंपल जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आइए, यहाँ कर दीजिए। ये थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है, तो पिछला वाला प्रोजेक्ट से मैं थोड़ा-सा पहले कुछ चीज़ें उठाता हूँ, ठीक है? इतना तो पहले उठा लिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक। यूआरएल, यूज़रनेम, पासवर्ड ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया।
एंड इसके अलावा क्या किया जाए भाई? शो एसक्यूएल को तो हमने हटाया है। हाँ, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, देखो, अब खोजना पड़ेगा एमवीसी डॉट, देखो ये आ गया, स्प्रिंग एमवीसी व्यू प्रीफिक्स और बस स्प्रिंग एमवीसी व्यू सफिक्स, खत्म। इतना ही करना है भाई आपको, व्यू प्रीफिक्स एंड व्यू सफिक्स, ठीक है, हो गया। तो प्रीफिक्स आप देंगे, प्रीफिक्स मतलब आपके इंडेक्स के जो पहले लगेगा, ठीक है? तो अ, वेब ऐप तक तो बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, उसके अंदर हमें वेब आईएनएफ एंड व्यू लगाना है। तो हम लिख देंगे स्लैश वेब आईएनएफ। ये ना स्प्रिंग एमवीसी वगैरह में एक स्लैश से गड़बड़ हो जाती है। पता है उस दिन आज मेरे को एक स्टूडेंट से पता चला कि जो हम लोग उस दिन पाथ वेरिएबल वगैरह पे हमें जाना पड़ गया, उसमें क्या दिक्कत थी पता है? एक स्लैश की मिस्टेक थी एक जगह पे। हम लोग लिख रहे थे, रीडायरेक्ट कर रहे थे ना, याद होगा किसी को तो अगर, हम लोग कर रहे थे, यस सर। हाँ, हम लोग ऐसा कर रहे थे रीडायरेक्ट कोलन और फिर कुछ था हम लोग का, कुछ भी मान लो ऐसा टेस्ट था, फिर रजिस्ट्रेशन। एडमिशन रजिस्ट्रेशन। हाँ, अब रजिस्ट्रेशन के हम्म। आगे हम लोग स्लैश लगा रखे थे। यस सर, आपसे हमने पूछा भी था तब आपने बोला था कि नहीं चल जाएगा वैसे। हमने बोला था कि नहीं लगाओ सर, ऐसे ही चलाओ। ऐसा बोला था क्या? हमें ध्यान नहीं था उस दिन हाँ, भी हमने मतलब। बोला था आपसे, फर्स्ट डे ही बोला था हमने, हाँ, तो जिस वही, दिन आपने लगाया था। वो स्लैश की गड़बड़ थी। अब मेरा भी ध्यान नहीं, क्या कभी-कभी होता है ना कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो आप लोग बोलते हो तो बोल देते हैं हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा है ये वो, लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है, तो वो गड़बड़ थी। फिर मेरे को भी, फिर आज मेरे को एक किसी ने बताया कि सर उस दिन ये गड़बड़ी हुई थी। हम कहे चलो ठीक है, कोई बात, अपने पास आखिरी पत्ता तो था ना, लास्ट। न्यू कॉन्सेप्ट तो जनरेट हुआ ना। हाँ, आखिरी कार्ड अपन ने खेल लिया फिर वहाँ पे, लेकिन उसकी उसके बिना भी हो जाता। जब भी ऐसे पाथ में उलझो तो पाथ वेरिएबल काम आ जाता है। तो वेब आईएनएफ देन व्यू एंड देन स्लैश, उसके बाद आपका जो भी इंडेक्स नाम बनेगा एंड सफिक्स में हम डॉट जेएसपी लगा देंगे। ये आपका हो गया सिंपल। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ रेडी है पूरा। अभी हम लोग को ख़ैर डेटाबेस का काम तो अभी करेंगे नहीं, पर ठीक है, इसको रहने देते हैं। अगर क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग डेटा जेपीए डाला है तो ये हटा नहीं सकते, फिर तो एरर आएगा। ठीक है? चलो ये रिटर्न हो गया। अब इस पे हम लोग, ये चूँकि हम डायरेक्ट हिट करने वाले हैं तो गेट मैपिंग होगा यहाँ पे, गेट मैपिंग एंड गेट मैपिंग के आप डिफरेंट यूआरएल्स यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे मैं इंडेक्स बना लेता हूँ। अगर डिफरेंट यूआरएल तो पाथ लगा के कर सकते हो। बताया था ये पाथ वाला? यस सर, बताया था। हाँ, इस तरीके से आप डिफरेंट यूआरएल, जैसे आपको स्लैश इंडेक्स पे भी इसको चलाना है या फिर आपको मान लो स्लैश होम पे भी इसको चलाना है। ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से रिटर्न इंडेक्स किया और वो रिज़ॉल्व हो करके इंडेक्स डॉट जेएसपी व्यू के अंदर सर्च करेगा एंड हमारा देन ओपन होना चाहिए इंडेक्स डॉट जेएसपी। ये पूरा फ्लो है। यहाँ बाकी कंट्रोलर लगाया है, रिटर्न भी किया है, तो चलिए एक बार रन करते हैं, देखते हैं। राइट क्लिक कीजिए, रन एज़ एंड स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक है, तो अच्छा वो हम लोगों ने वो डाला है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो डेटाबेस तो मेरा बंद होगा अभी, तो इनेबल ओपन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी तो ऐसे कुछ ऑपरेशन कर नहीं रहे, तो मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बस ऐसे ही स्टार्ट करके छोड़ दिया हूँ। अच्छा देखो इसका एक डेव टूल देखो, अभी मैं कुछ इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो डेव टूल अपना काम कर देना चाहिए। डेव टूल भाई साहब, अगर हम कुछ स्पेस लेके चेंजेस करते हैं, नहीं हुआ, चलो एक बार रन करते हैं, फिर से रिलॉन्च करते हैं। तो डेव टूल आया तो है यहाँ पे, अभी सही से चल जाएगा ना, उसके बाद डेव टूल मैं दिखाता हूँ आपको। हुँ, परफेक्ट। इस बार हम लोग का परफेक्ट चल चुका है। अगर अगर
चाहो तो आप अपने मेन के अंदर कुछ प्रिंट करके भी रख सकते हो ताकि यहाँ पे आपको दिख जाए। हालाँकि यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आ गया ना स्टार्टेड ऑन पोर्ट दिस तो मतलब काम हो गया आपका। अब ये आपका हो गया, अब आपको आ जाना है किसी वेब ब्राउज़र पे एंड वेब ब्राउज़र पे आकर के आप अपने प्रोजेक्ट का ये बस कोड ध्यान रखें, ठीक है? तो ब्रेव पे आ जाते हैं हम एंड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लोकलहोस्ट कोलन 8080 बस। ये है और हिट स्लैश करके यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ आप इंडेक्स दे दो और जैसे ही इंडेक्स करोगे गेट मैपिंग जाएगी स्लैश इंडेक्स एंड दिस इज़ माय होम पेज, ठीक है? तो इस तरीके से अच्छा ये मल्टीपल यूआरएल पे काम करेगा, अगर मैं स्लैश होम भी करूँगा तो भी यही खुलेगा। तो स्लैश होम भी वैलिड है एंड स्लैश इंडेक्स भी वैलिड होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल यूआरएल्स इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया सिंपल सा। अच्छा, अब आ जाओ इंडेक्स पे। इंडेक्स पे आ गए एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक एंकर टैग बना लेते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं href और यहाँ से हम बना लेते हैं एक नया रजिस्ट्रेशन डॉट या सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। हम क्या करते हैं हम एक गेट मैपिंग फायर करते हैं रजिस्ट्रेशन नाम की, रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन तो हमें क्या करना है भाई, हमें रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पेज कहाँ है? इसी व्यू के अंदर है। यहाँ पे मैं एक जेएसपी बना लेता हूँ अदर फाइल न्यू एंड जेएसपी एंड यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन ठीक है? ये हो गया आपका। अब रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्म बना लीजिए, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही बना लेते हैं कुछ भी एंड यहाँ पे लिख देते हैं H1 या H2 में दिस इज़ माय रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है? एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो एक डेटा हमें इंसर्ट करना है, तो इसका एक्शन यहाँ ले लो, कुछ भी सेव कर लो एंड एक मेथड ले लो पोस्ट एंड यहाँ पे आप कुछ डेटा यहाँ पे ले लो, ठीक है? इनपुट टेक्स्ट एंड नेम इज़ इक्वल टू आईडी एंड और क्या होता है भाई प्लेस होल्डर बना लें, एंटर आईडी एंड एक ब्रेक। इसी तरह से हम वही ले लेंगे अपना आईडी नेम एड्रेस सैलरी, तो आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है? एंटर आईडी, एंटर नेम, एंटर एड्रेस, एंटर सैलरी, ये हो गया एंड देन हम यहाँ पे क्या लगाएँगे, यहाँ लगाएँगे बटन एंड कर लेंगे सेव। तो ये यहाँ तक पहुँचे कैसे भाई साहब? क्योंकि ये तो एक डायनेमिक पेज है और डायनेमिक पेज तो ऐसा नहीं है कि इस जेएसपी से इस जेएसपी पे कूद जाएँगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तक पहुँचने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंट्रोलर पे एंड कंट्रोलर विल ओपन दिस रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी। तो हम एक गेट मैपिंग फायर कर देंगे यहाँ से रजिस्ट्रेशन नाम की एंड ये रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एक गेट मैपिंग बना लेंगे हम। यहाँ पे आइए और एक रजिस्ट्रेशन बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है एक ही पाथ बना रहे हो तो पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डबल कोट में ही डाल दें, है ना? एंड इसका नाम लिख देते हैं हम रजिस्ट्रेशन व्यू, ठीक है? रजिस्ट्रेशन व्यू, ठीक है? एंड यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई डायनेमिक पेज वगैरह को ओपन कर सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया ये पेज। अब ये डेटा फिल करके जब सेव मारेंगे, तो ये डेटा कहाँ आएगा भाई? हमारे कंट्रोलर में आएगा, जहाँ पे हमें पोस्ट मैपिंग बनानी होगी, तो वो बनाएँगे। लेकिन पहले एक बार हम लोग चेक करते हैं कि डेव टूल अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं हम रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे ना रन करके देखते हैं, इसने काम किया कि नहीं किया। तो लोकल होस्ट होम पे एंटर करते हैं।
तो ये देखो यहाँ पे बन के आ रहा है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज भी आ रहा है। जबकि हमने अपना प्रोजेक्ट रिलॉन्च नहीं किया। ये है डेवटूल की ख़ासियत। डेवटूल आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन डेवटूल यूज़ कर रहे हो तो कंसोल ऐसे मत रखो, वरना ये कंसोल बार-बार खुलेगा। तो कंसोल को नीचे ही रखो आप इस तरीके से और कंसोल को स्लाइड कर दो भाई, अपना चलते रहो, कोई मतलब नहीं। ठीक है? ये हो गया आपका। अब आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो रहा है परफेक्टली। अब यहाँ जब हम फॉर्म फिल करें तो बैकएंड में डेटा कैसे जाएगा? तो वही जो हमने स्प्रिंग एमवीसी पढ़ा था, वही नॉलेज हमारे यहाँ काम आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हम करेंगे, ठीक है? बट आज नहीं करेंगे। आज तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के लायक भी नहीं है एंड एक बार आप ये सब सेटअप वेटअप कर लें तो उसके बाद आपको भी सही लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक पोस्ट मैपिंग बनाएँगे और इसको हम कर लेते हैं सेव नाम से। अभी मैं इस वाले प्रोजेक्ट में सर्विस और रिपॉज़िटरी ये सब बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है? मैं सिर्फ़ डेटा लाने तक का काम करूँगा। इसके बाद जो चीज़ें हमें सीखनी है ना, हम सीधा प्रोजेक्ट में ही सीखेंगे। क्योंकि अगर मैं उसमें बताऊँगा तो वो चीज़ें रिपीटेड हो जाएँगी। एक बार इधर बताओ, फिर उधर बताओ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। बेटर ये है कि प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और रियल टाइम कुछ काम किया जाए एंड वहाँ पे जैसी ज़रूरत, जैसी नीड पड़ेगी उस तरह से कांसेप्ट हम लाते रहेंगे। तो उससे आपका क्या होगा, स्प्रिंग बूट पे एक अच्छी आपको पकड़ हो जाएगी, अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा एंड वो प्रोजेक्ट को फिर आप रिज़्यूमे में भी डाल सकते हैं। तो ये सेव हो गया हमारा एंड अब हम जानते हैं भाई कि अगर एक कंप्लीट डेटा हमारे पास आ रहा है, कंप्लीट डेटा, तो वो हम डीटीओ के फॉर्म में लेकर के आते हैं। हालाँकि स्प्रिंग एमवीसी में जो डेटा हमने लाया था, तो यहाँ पे हमने मॉडल रखा था ना, एंटिटी को ही रख दिया था क्या? शायद एंटिटी ही रख दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन थोड़ा-सा हम रियल टाइम अगर देखें, तो जो डेटा आता है क्लाइंट साइड से, उसको डीटीओ में रखना चाहिए। मतलब सो कॉल्ड अभी पोजो ही ले लो उसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डीटीओ बनाना पड़ेगा हमें, डीटीओ। तो ये बेस पैकेज है, ठीक है? एंड यहाँ पे एक क्लास बनेगी डॉट डीटीओ पैकेज में, जिसका नाम एम्प्लॉयी मान लो, ठीक है? एम्प्लॉयी चाहो तो अलग से डीटीओ भी लिख सकते हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉयी हो गया, देन आप कल को फिर ये भी एक मॉडल ही है, डीटीओ भी एक मॉडल है और एंटिटी भी मॉडल है, ठीक है? एंटिटी किस लिए काम आती है एंटिटी क्लास? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटिटी क्लास? एनीवन? हेलो, कोई है भाई? डेटा बाइंड करने के लिए सर। डेटा बाइंड करने के लिए, नहीं भाई। सर डीटीयू मतलब डीटीयू ऐसा उस पे यूज करते हैं जब हम फ्रंट एंड से डेटा लेते हैं। नहीं, नहीं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटिटी क्लास इन जावा? दिस इज़ नॉट एंटिटी क्लास, दिस इज़ योर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। डी डीटीयू से जब डेटा हम बिजनेस आरटीएस ले लॉजिक जाते हैं तो लिखने को। एंटिटी में ले जाते हैं। एंटिटी में सर फ्रेश डेटा होल्ड करने का काम आता है, मतलब वो बड़ा टर्म हो जाएगा डीटीयू डीटीयू से। नहीं, नहीं भैया नहीं। बिजनेस लॉजिक लिखने को काम आता है। बिज़नेस लॉजिक लिखने के लिए। ठीक है, थोड़ा सही भी है बिज़नेस लॉजिक लिखते हैं, लेकिन मेन पर्पज़ बताइए ना, बिज़नेस लॉजिक तो और जगह भी लिख सकते हैं। मेन पर्पज़ बताइए ना एकदम सीधा कि हाँ, ये है एंटिटी। हमें डेटा स्टोर करना हो या गेट करना हो, इसलिए एंटिटी क्लास हाँ, चाहिए। सीधी बात। सीधी बात है यार भाई, आप तो ओआरएम टूल यूज़ कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मैप करना है, उसके लिए मैं एंटिटी क्लास यूज़ करता हूँ। सो जब भी आपके साथ अब देखो ध्यान से समझना, आप एक चीज़ बताते हैं जो आपको आगे प्रोजेक्ट में भी काम आएगी। क्लाइंट से एक डेटा आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है भाई? क्लाइंट से आ रहा है, मान लो क्लाइंट से आ रहा है आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, ठीक है? ये क्लाइंट से आ रहा है। अब इस डेटा को मेरे को बैकएंड में होल्ड करना है, तो ये हमने कंट्रोलर बना दिया, ठीक है? कंट्रोलर बना दिया। अब हम यहाँ पे इस इन डेटा को एंटिटी क्लास में अगर होल्ड कर लें, अगर मैं इसको एंटिटी ऑब्जेक्ट में होल्ड करके और एंटिटी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएँ कंट्रोलर से सर्विस एंड सर्विस से रिपॉजिटरी एंड ले जा करके
हम क्या कर दें, हम डेटा जेपीई के थ्रू सेव करवा दें, सेव योर एंटिटी। ऐसा कर सकते हैं। डेटा आया, एंटिटी में घुसेड़ा और एंटिटी को सेव मार दिया। डेटा टेबल में चल जाएगा ना? यस। तो जब जब जी ऐसे सर। तो ऐसे जब काम हो जाएगा तो हम फिर डेटा को ला करके डीटीओ में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि डीटीओ में ज़ाहिर-सी बात है कि डीटीओ में कोई एट द रेट एंटिटी होगा नहीं, एट द रेट एंटिटी तो यहाँ है, एंटिटी में, एट द रेट टेबल यहाँ है, यहाँ भी होगा अपना आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी। तो हम अगर डेटा डीटीओ में लेंगे तो आपको नहीं लगता कि कल को डीटीओ से डेटा एंटिटी में डालना होगा एंड देन एंटिटी सेव करेंगे? क्या ये ट्रांसफ़र करना होगा कल को हमें कि नहीं करना होगा अगर हम डीटीओ में होल्ड करते हैं तो? हाँ, करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि फिर डीटीओ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं जब हमको एक सामान उठा के दूसरे में डालना है तो? व्हाई नॉट सर, डायरेक्ट एंटिटी? क्योंकि डीटीओ फर्स्ट लेयर होगा, हमारा फ्रंट एंड से डेटा कुछ भी आ सकता है, मतलब यूज़र कुछ भी दे देगा, वहाँ वैलिडेशन नहीं होगी। तो वो डेटाबेस में सेव करना ऐसा कन्वीनिएंट नहीं होगा। तो वैलिडेशन करके हम फिर एंटिटी में लेंगे डेटा को, मॉडल मैपर के थ्रू, फिर उसको डेटाबेस में सेव करेंगे ताकि हमारा डेटा वैलिडेशन हो पाए। अच्छा ये है। अब देखिए कहानी ऐसी भी हो सकती है कि डेटा घुसेड़े एंटिटी में, एंटिटी में ही वैलिडेशन करा सकते हैं। एंटिटी में डालने से डेटा स्टोर हो जाएगा या एंटिटी में डाल के जब तक सेव मेथड नहीं चलाएँगे तब तक तो स्टोर नहीं होगा ना। तो बिफोर कॉलिंग सेव मेथड हियर हम एंटिटी क्लास को वैलिडेट तो कर ही सकते हैं ना। एंटिटी में अगर कोई डेटा हम मान लो कंस्ट्रक्टर या सेटर के थ्रू डालते हैं, तो क्या डेटा डेटाबेस में चल जाता है? कि उस एंटिटी को सेव मेथड में भी डालना पड़ेगा? नहीं, नहीं, वो तो सेव करना पड़ेगा। हाँ, तो एंटिटी एक हाँ, चीज़ ये भी हो सकता है कि एंटिटी में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करें, वो डीटीओ में करेंगे करेक्ट। तो। हाँ, बस ये आंसर सही है। सब लोग अब ध्यान से समझ लें क्या है, ये आपने जो आंसर किया ना ये परफेक्ट आंसर है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी आ रहा है, इसके अलावा हम इंसर्ट करना चाहते हैं डेट, तो एंटिटी में मेरा होगा प्राइवेट इंट आईडी, नेम, ठीक है, एड्रेस, सैलरी ये सब होगा। साथ में मान लो है डेट जो कि ऑटो जनरेटेड है, साथ में है टाइम जो कि ऑटो जनरेटेड है, साथ में है एक एक रैंडम कोड जो कि ऑटो जनरेटेड है। तो ये ऑटो जनरेट जो सिस्टम जनरेटेड चीज़ें हैं, वो तो क्लाइंट से लेना नहीं है। तो अगर मैं क्लाइंट से आ रहा डेटा डायरेक्ट एंटिटी में होल्ड करता हूँ, तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे नल स्टोर्ड होंगे और अननेसेसरी इन पैरामीटर्स को हमें हैंडल भी करना पड़ेगा और जब हम एपीआई बनाएँगे तो हमें इन इन सिस्टम जनरेटेड पैरामीटर्स को भी क्लाइंट के सामने एक्सपोज़ करना होगा, कि देख भाई मेरे पास ये फ़ील्ड हैं। तो डीटीओ क्लाइंट के सामने एक्सपोज़ होता है। तो अगर कोई ऐसा सीक्रेट फ़ील्ड है आपके टेबल में, जो सिस्टम जनरेटेड है, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि हम उसको क्लाइंट के सामने एक्सपोज़ करें। क्लाइंट को इतना पता ना चलना चाहिए कि हम आईडी आईडी नेम, एड्रेस, सैलरी भेज रहे हैं और यही शायद स्टोर होता है। अब सीक्रेटली क्या-क्या आप स्टोर कर रहे हो, वो क्यों बताएँगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डीटीओ को सामने खड़ा करते हैं कि भाई तू ले ले भाई डीटीओ में सिर्फ़ उतनी ही फ़ील्ड होगी जितनी फ़ील्ड क्लाइंट से आने वाली होगी। तो आईडी नेम, एड्रेस, सैलरी डीटीओ लेके चिपका लेगा अपने अंदर। फिर डीटीओ से एंटिटी में लोडिंग अनलोडिंग वाला काम किया जाएगा, जिसके लिए ऐसा नहीं मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअली करोगे तो स्केलेबल नहीं होगा, स्केलेबिलिटी नहीं आएगी, तो उसको हम ऑटोमैटिकली करेंगे मॉडल मैपर के थ्रू। जी, कहिए? सर, तो टेक्निकली अगर कोई क्वेश्चन पूछता है डीटी और एनटीटी का डिफरेंस, तो आंसर कैसे दे उसको? यही जो हमने बताया डीटीओ का पर्पज़ अलग है ना, पर्पज़ अलग है। ये डीटीओ का पर्पज़ सिर्फ़ इतना है क्लाइंट का डेटा होल्ड करके एंड डेटा लेयर टू लेयर ट्रांसफ़र करना और एंटिटी का पर्पज़ है ओआरएम, ओआरएम फीचर्स को इनेबल करना। एंटिटी हमारे डेटाबेस से मैप करने के लिए काम आती है एंड डीटीओ क्लाइंट का डेटा एक्सेप्ट करने काम आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट से डेटा कम आ रहा होता है पर डेटाबेस में डेटा ज़्यादा मैप हो रहा होता है। हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है डेट, टाइम, रैंडम कोड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो सिस्टम जनरेटेड भी जाती हैं।
ये डेटाबेस स्पेसिफिक हो गया एंड ये सिर्फ़ क्लाइंट से डेटा लेकर के लेयर टू लेयर ट्रांसफ़र करने का, यही फ़र्क है। एंड दोनों ही मॉडल में आते हैं, बोथ आर मॉडल ओनली। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे डीटीओ बना रहा हूँ, मैं एंटिटी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है? तो कल को अभी प्रोजेक्ट बनाएँगे तो और आपको मतलब प्रैक्टिकली मैं दिखाऊँगा डीटीओ से उसमें कैसे डाला जाता है। स्केलेबल अप्रोच बताऊँगा मैं आपको। ऐसे तो सिंपल कर सकते हो कि भाई इसमें से गेट करो और एंटिटी में सेट कर दो बट दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड अप्रोच। तो चलो एम्प्लॉयी डीटीओ हमने बनाया एंड इसमें जो आप फ़ील्ड बनाओगे चूँकि हम चाहते हैं कि भाई ये ऑटोमैटिकली इसमें आ जाए तो हम जो फ़ील्ड बनाएँगे वो बिल्कुल सेम रखेंगे यहाँ पे ना। फ़ील्ड सेम रखना पड़ेगा। फ़ील्ड कहाँ गई भाई अपनी रजिस्ट्रेशन? तो ये है आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी है ना? ये बनाना पड़ेगा हमें। प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी नेम एड्रेस एंड प्राइवेट इंट सैलरी। ये हो गया आईडी नेम एड्रेस सैलरी। लॉम्बॉक है हमारे पास तो डेटा खत्म कहानी सारा। ऑल आर्ग बनाना चाहते हो तो बना लो, नो आर्ग भी बना लेते हैं एंड ऑल आर्ग भी बना लेते हैं। ये सारा हो गया। यहीं पे हम वैलिडेशन भी कर सकते थे, पर अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पर आईडी एंड एंटिटी यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम अलग से उसकी क्लास बनाएँगे, पर अभी नहीं बनाएँगे वो। तो इसमें डेटा हमारा लाने के लिए हम यहाँ पे लगा लेंगे एम्प्लॉयी डीटीओ एंड एम्प्लॉयी डीटीओ एंड यहाँ पे एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट। एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट लगाने से क्या होता है कि आपका जो ये डेटा है वो ऑटोमैटिकली मॉडल में सेट हो जाता है या ऑटो फिल के लिए काम आता है, बताएँगे आगे चल के हम आपको, प्रैक्टिकली समझेंगे उस चीज़ को। तो ये आपका डेटा सारा इसमें आ गया, एम्प्लॉयी डीटीओ में आ गया। अब क्या करना है भाई एम्प्लॉयी डीटीओ के साथ? अभी फ़िलहाल के लिए तो प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ़ इसको प्रिंट करेंगे। अब सर्विस लेयर वाला खेल अभी नहीं खेलेंगे, प्रोजेक्ट में खेल लिया जाएगा वो। एंड रिटर्न हम रजिस्ट्रेशन पे ही चल जाएँगे। तो वेब आई व्यू के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी ओपन होगा एंड चाहो तो यहाँ पे मॉडल का यूज़ कर लो। मॉडल सॉरी मॉडल भाई साहब कहाँ चले गए? ये रहा मॉडल, मॉडल, ठीक है? एंड यहाँ पे फिर ऑटो फिल की समस्या आएगी, तो हम क्या करते हैं? रिडायरेक्ट कोलन स्लैश एंड स्लैश कर लेंगे हम इस रजिस्ट्रेशन को, ठीक है? बस हो गया खत्म। एंड यहाँ से एक मान लो आपका डेटा आया प्रिंट किया आपने एंड मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट एंड एक मैसेज देंगे हम यहाँ पे और मैसेज होगा डेटा इंसर्टेड। मान लो डेटा या डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है? एंड देन हम यहाँ पे पीआरजी पैटर्न का यूज़ करेंगे। पोस्ट से रिक्वेस्ट आई है, रिडायरेक्ट करेंगे, गेट रिक्वेस्ट मारेंगे इस पे एंड ये खोलेगा हमारा पेज। तो रिफ्रेश करोगे तो ये वाला मेथड बार-बार चलेगा। तो हमारा रीसबमिशन की प्रॉब्लम से भी हम बच जाएँगे। तो देखो स्प्रिंग एमवीसी पढ़े हैं तो कितना आसान हो रहा है चीज़ें समझना, ठीक है? तो आई थिंक सारा काम हो गया हम लोग का एंड इधर भी सब कुछ ठीक है। चलो इसको रन करते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाते हैं डेव टूल ने अपना काम किया होगा आई होप तो। यहाँ पे आते हैं हम एंड एक बार होम को रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या हुआ भाई? कुछ प्रॉब्लम आई है, देख लेते हैं क्या है। कैनॉट मैप माय कंट्रोलर ओके, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? गड़बड़ किया है, बिल्कुल किया है। ये रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे नाम क्या रखना चाहिए था हमें? यहाँ दिया था सेव। भाई हम नींद में हैं पर आप लोग भी शायद नींद में ही हैं। हाँ, बड़ा मिस्टेक है।
सर ठीक है? पोस्ट पे किया ही रहेगा ना? हाँ, देखो यार, ये हुई ना बात, आप ही जगह हो बस, पोस्ट मैपिंग। ठीक है, और कुछ? देख लीजिए ध्यान से तो, बाकी तो ठीक है ना? ठीक ही था, रीडायरेक्ट का स्पेलिंग सही है, चलो। तो अभी डेवटूल बाबा अपना काम करें, देखें ज़रा तो। हाँ, स्टार्टेड, ठीक है? मतलब हुआ है काम, डेवटूल ने अपना काम किया है। एंड आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया, रजिस्ट्रेशन को ओपन किया जाए एंड यहाँ से एक आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी एंड सेव एंड ओके, ठीक है, सब कुछ सही हुआ है। अभी हमने प्रिंट का कोड नहीं लिखा था, तो बस हमें कंसोल पे चेक करना था अभी फ़िलहाल के लिए तो, ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी सब कुछ ठीक है और रीसबमिशन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, रिफ्रेश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो बस ये जो मैसेज हमारा है, अगर उसको आप प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ईज़ीएल इग्नोर्ड इज़ ईएल इग्नोर्ड फॉल्स कर दीजिए एंड यहाँ पे आइए आप लगा लीजिए सिंटैक्स एक्सप्रेशन का एंड मैसेज, ठीक है? ये हो गया हमारा एंड वापस से आते हैं इधर होम पे एंड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं होम को एंड रजिस्ट्रेशन एंड आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, हिट एंटर। ओके, मैसेज नहीं आया हमारा भाई। ऐसा लग रहा है कि अभी रिफ्रेश हुआ नहीं था ये पेज शायद। स्पेलिंग सही है? मॉडल में ऐड एट्रीब्यूट क्या एमएसजी में डाला ना? अच्छा, बताओ भाई क्यों नहीं आया डेटा? क्या गलती हुआ यहाँ पे? डेटा क्यों नहीं आया भाई यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ? बताएँ ये सब स्प्रिंग एमवीसी अगर आपको याद होगा तो। क्या पीआरजी पैटर्न में मॉडल काम करता है? 2 ठो बताए थे तरीका ना, एक मॉडल का तरीका, एक दूसरा तरीका कौन-सा था? अरे भैया फ्लैश एट्रिब्यूट वाला, रीडायरेक्ट एट्रिब्यूट, किसी को नहीं याद है? अरे यार फिर कैसे होगा यार, ये सब आप लोग रिवाइज़ करिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होंगी। ऐड फ्लैश एट्रिब्यूट, ठीक है? ये देखो रिफ्रेश ऑटोमैटिक हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई साहब। स्प्रिंग एमवीसी हमने बोला भी था कि ये भाई यूज़ होगा ये, ठीक है? तो ये ठीक है, सेव एंड डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया मैसेज, परफेक्ट। रिफ्रेश करें, गायब भी हो गया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक बड़ी कमाल की चीज़ सीखी, स्प्रिंग बूट में एक वेब एप्लीकेशन बनाना, ठीक है? और काम आपने देखा कोई भी हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ी, ना डिस्पैचर सर्वलेट की, ना मैपिंग हैंडलर की, सीधा हम गए और हमने अपना काम बस शुरू किया, व्यूज़ बनाए, कंट्रोलर्स बनाए एंड काम चालू। थोड़ा बहुत जो प्रीफ़िक्स-सफ़िक्स देना था वो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में डाल दिया एंड अब चाहो तो अगर इसको डेटाबेस में डालना चाहते हो तो स्प्रिंग डेटा जेपी हमने पढ़ाया है। एक सर्विस बना लो, सर्विस बना करके सर्विस को ऑटो वायर करा लो। चलो हम एक काम उतना कर ही देते हैं आपके लिए, लेकिन वो आप करोगे, ठीक है? मैं नहीं करूँगा वो चीज़। एक एक हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, ठीक है? एक क्लास बनाते हैं हम, नाम रखते हैं माई सर्विस। इंटरफ़ेस वगैरह नहीं बना रहे, डायरेक्ट क्लास बना रहे हैं हम एंड इसको सर्विस में हम रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड होगा पब्लिक वॉइड सेव, ठीक है? ये होगा और यहाँ पे भाई आपका आएगा एम्प्लॉयी डीटीओ आ जाएगा, ठीक है? एम्प्लॉयी डीटीओ आ गया। अब एम्प्लॉयी डीटीओ को हम सेव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्विस को भी एज़ अ बीन रजिस्टर करवाना है, एट द रेट कंपोनेंट लगा सकते हो आप, लेकिन एट द रेट सर्विस हमेशा आप लगाइए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ये एज़ अ बीन रजिस्टर हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है एंड कंट्रोलर में इसको आप ऑटो वायर करा के इस सेव मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो कंट्रोलर में आइए यहाँ पे आप सीधा आप यहाँ पे आएँ, प्राइवेट माई सर्विस एंड सर्विस एंड यूज़ सेटर गेटर और सॉरी सेटर कंस्ट्रक्टर या फील्ड इंजेक्शन आप यूज़ कर लें, ऑटो वायर एंड माई सर्विस में ये जो हम मैसेज प्रिंट कर रहे थे ना, प्रिंट करने की बजाय आप इसको भेजो।
कहाँ? सेव में। ठीक है? तो आपका डेटा कहाँ गया? सर्विस लेयर। अभी सर्विस लेयर पे गया, तो सर्विस लेयर से अब रिपॉज़िटरी को आप कॉल कर सकते हैं। अब रिपॉज़िटरी तभी काम करेगी जब आपके पास एक एंटिटी क्लास होगी। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे आएँगे और एक बनाएँगे आप एम्प्लॉयी एंटिटी। ठीक है? एम्प्लॉयी एंटिटी एंड ये हो जाएगा सर एंटिटीज़ में एंटिटीज़। ठीक है? ये थोड़ा मैं जल्दी-जल्दी भी कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है? और एंटिटीज़ में क्या होगा? अभी हमारा डीटीओ और एंटिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है? तो मैं यहाँ से उठाता हूँ एंटिटीज़ में, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लगेगा एंटिटी टेबल एनोटेशन। टेबल में हम इसका नाम सिर्फ़ एम्प्लॉयी ही कर देंगे। ठीक है? एंड यहाँ पे कर लेंगे हम आईडी। ठीक है? ये हो गया आपका काम खत्म। बाकी लॉमबॉक का यूज़ कर लें वही अपना डेटा एंड दिस एंड दैट। ठीक है? ये हो गया सारा। अब आपका यहाँ पे यहाँ इसमें आ जाओ सर्विस में, तो सर्विस में आपका एम्प्लॉयी डीटीओ आया। अब यहाँ पे आपको रिपॉज़िटरी बनानी पड़ेगी एक, ठीक है? ये तो एम्प्लॉयी एंटिटी यहाँ आ गई, आपको रिपॉज़िटरी बनानी पड़ेगी। तो फाइल में आओ, न्यू में आओ और एक इंटरफ़ेस बनाओ, ठीक है? यहाँ पे लिख दो इसको, कुछ भी लिख दो एम्प्लॉयी रिपॉज़िटरी, ठीक है? एम्प्लॉयी रिपॉज़िटरी पैकेज ब्राउज़ कर लो आप, बेस पैकेज उठा लो एंड बेस पैकेज में डॉट रिपॉज़िटरीज़, ठीक है? ये हो गया इंटरफ़ेस एंड इसको क्या करते हैं हम लोग एक्सटेंड्स कर लेते हैं जेपीए रिपॉज़िटरी। टाइप हमारा हो जाएगा एम्प्लॉयी डीटीओ की एंटिटी। हुँ, एंटिटी हो गई। एंटिटी होगा, करेक्ट। और यहाँ हो जाएगा इंटीजर, ये हो गया। बस भाई साहब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं सारी, बस प्रैक्टिस थोड़ा आपको करना है। अब आपको एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चाहो तो कॉलम बढ़ा सकते हो, ठीक है? चाहो तो एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ा सकते हो, अभी मत बढ़ाओ छोड़ो। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, अब सर्विस में यहाँ पे ऑटो ऐड करना है रिपॉज़िटरी को, ठीक है? तो यहाँ पे एनोटेशन लगेगा @रिपॉज़िटरी। कंपोनेंट भी लगा सकते हो बट रिपॉज़िटरी के लिए खास रिपॉज़िटरी एनोटेशन है, सर्विस के लिए खास सर्विस है, कंट्रोल खास खास कंट्रोलर है एंड देन आप इसी को यहाँ पे ऑटो वायर करवा लेंगे। तो प्राइवेट रिपॉज़िटरी कौन-सी रिपॉज़िटरी भाई एम्प्लॉयी रिपॉज़िटरी ना, एम्प्लॉयी रिपॉज़िटरी एंड एम्प्लॉयी रिपॉज़िटरी ऑटो वायर करवा लें आप इसको ऑटो वायर्ड एंड एम्प्लॉयी रिपॉज़िटरी से आप कॉल कर लें सेव मेथड को। एंड सेव मेथड में हम डालेंगे यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय एंटिटी, ठीक है? ऑल आर्ग वाली। अब एम्प्लॉय एंटिटी में भाई एम्प्लॉयी डीटीओ से उठा-उठा के डेटा डालना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयी डीटीओ से आप डेटा डाल सकते हैं। अब ये मैनुअली कर रहा हूँ, इसका एक तरीका होता है। वो हम लोग अभी नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे। डॉट गेट नेम डॉट अ, गेट डॉट सॉरी कॉमा होगा ना, डॉट गेट आईडी नेम एड्रेस, ठीक है? डॉट गेट सेल, ठीक है? इस तरीके से डीटीओ से हमने एम्प्लॉयी एंटिटी में डाल के सीधा भेज दिया, सेव मेथड उसको सेव कर देगा। सेव मेथड का रिटर्न टाइप होता है सेम ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है? तो आपको सेम ऑब्जेक्ट मिल गया या इनफैक्ट ये सब मत करो, आप इसको सीधे रिटर्न कर दो यहाँ से, ठीक है? तो जो ऑब्जेक्ट आपने डाला है वही ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। सेव मेथड का रिटर्न टाइप वही ऑब्जेक्ट होता है जो आपने डाला रहा होता है। इस तरीके से आपको एम्प्लॉयी एंटिटी वापस में यहाँ कंट्रोलर में भी देखने को मिल जाएगा। ये हो गया एंड देन आप यहाँ पे इस सेव वाले को प्रिंट कर सकते हो, अगर कंसोल में चेक करना चाहते हो तो। समझ में आया मामला पूरा? ये अगर हम चलाएँ, पूरा काम तो मैं कर ही दिया, तो इंसर्ट हो ही जाएगा अब, अभी क्या है? तो ज़रा चला के देखा जाए? एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी अ,
कि इसका एक काम करते हैं ना, इसको अगर करना है ना प्रॉपर्ली तो इसका क्रिएट कर देते हैं। अगर कोई टेबल-वेबल पहले से होगा तो सही हो जाएगा वो सारा काम। चलो आओ एक बार इसको हम लोग अच्छा डेव टूल ने तो अपना काम कर ही दिया होगा, ठीक है? बाकी तो सही लग रहा है। आ जाओ एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे अपना को भी ओपन करना होगा ना मायस्क्वेल को तब ना देखेंगे। और डेटाबेस का नाम क्या है? अभी तो याद नहीं है। भाई हैंग-वैंग मार रहा है, रिकॉर्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए। सर और लैपटॉप का होगा है क्या आपका? हाँ, हो गया। मतलब ले लिया आपने? जी, जी, ले लिया, ले लिया। बस सेटअप करना है, परसों से शायद 1 दिन और लगेगा, परसों से अपन उस पे ही हुँ, करेंगे। ओके। मज़ा कौन-सा इस लिया सर? मैंने एचपी का विक्टस लिया। विक्टर्स, ओके। मतलब कितना कॉन्फ़िगरेशन 16 जीबी है 26? रैम 24 है, 1 टीबी हाँ, एसएसडी है, प्रोसेसर i7 में 13 जेन एच प्रोसेसर है। एचपी सीरीज़ ओके, अच्छी है, गेमिंग सीरीज़ है और 8 जीबी ग्राफिक कार्ड है 50-50 का। ओके। ओवरऑल मतलब अच्छा मिल गया। कितने में बैठा सर? यार ऑनलाइन तो बहुत महँगा बैठ रहा था, 1,11 का पड़ रहा था, तो स्टोर पे अपन गए उससे वो सेल्समैन था, हम तो उसके भी बाप निकले। हमने उसको 98 500 में करवाया उसको। हम लेंगे ही नहीं। हम बोला बोला एसेसरीज़ मिलती है, हम लोग मत दो मुझे, मुझे बैग चाहिए ही नहीं, मैं ले आया भी नहीं बैग। मतलब बैग तुम अपने पास रखो, मेरे पास माउस रखा है, आपको चाहिए? तो ले मुझसे ले लो माउस। वो कबाड़े में फेंका हो मेरे पास माउस। वो ₹50 का माउस देते हैं यार वो। हमें माउस नहीं चाहिए, बैग बहुत सारे घर में है, ऊपर बैग ही बैग है। बैग चाहिए तो बताइए दें हमें, हमें प्राइस कम करो जितना कर सकते हो। वो भी परेशान बेचारा सेल्समैन। किया उसने 98 500 किया, लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये वो 3-5 कर रहे हैं वो लोग आपस में। पेमेंट-वेमेंट के समय बोला कि यार तुम उस पे कर दो, मेरे एक बंदे पे कर दो, वो ऐसे करेगा। हम बोले भाई इतना 3-5 नहीं करना है, सीधे-सीधे बोलो, मैं सीधे आपके रिलायंस डिजिटल के क्यूआर पे ही करूँगा, इधर-उधर नहीं करूँगा। तो फिर मेरे को हाँ, 1,01,000 पड़ा। चलो ठीक है, फिर भी ऑनलाइन से बहुत कम किया। मतलब बाकी सारे पैसे जेब में डालने वाले थे ये लोग। कुछ घपला कर रहे थे वो, मतलब वो डायरेक्ट मेरे को उस पे पेमेंट नहीं करवा रहे थे, वो किसी बंदे पे करवा रहे थे और उसका कुछ कार्ड-वार्ड का मसला था, मतलब बहुत 3-5 था। मेरे को वो चीज़ लीगल लगी नहीं तो मैंने मना कर दिया। मतलब 1-2 हज़ार के लिए ये सब नहीं करना भाई, तुम हम बोले हम उससे सीधा बोले लफड़े के बिना कितने का पड़ रहा है ये बताओ? तो बोला सर लफड़े के बिना तो एक एक से कम नहीं कर पाएँगे। हमने ठीक है चलो डील डन। हाँ, सर ओवरऑल वो कैरी करने में हालत खराब होगी, बहुत भारी होगा। हाँ, वो तो बहुत भारी है, बहुत भारी, सही बोल रहे हो आप। सर मेरा भी नेट्रो पाइप है, बहुत दिक्कत होती है अरे भाई वो लेके चलने में। बहुत भारी है, वो मैं हाथ भी लेना मैं समझ गया, कि अभी मतलब लेकिन क्या करें अब अपना काम ही ना स्ट्रीमिंग वगैरह करना है तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारे पास टेबल और अब हम लोग करते हैं इसका टेस्ट, ठीक है? जो भी हमारा ये है। सो इसके लिए हम आ जाते हैं इधर एंड होम को रिफ्रेश किया जाए ज़रा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन पे गए एंड आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी एंड सेव, डेटा सेव सक्सेसफुली और इधर आया, ये देखो। ये है देख रहे हो कितना जल्दी डेटाबेस ऑपरेशन कर लिया हम लोगों ने। पावर है भाई स्प्रिंग बूट, फटाफट काम होता है, इसीलिए बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये यूज़ होता है। तो इस तरह रैपिडली आप काम कर सकते हो, हमने आपको इंसर्ट करके दिखाया, बाकी डेटा जीपी हमने आपको पढ़ाया है, तो आप बाकी चीज़ें भी प्रैक्टिस करें। इस पूरे CRUD को कंप्लीट करें, आपका यही टास्क रहेगा कि आप इसमें CRUD कंप्लीट कर लें, बेसिक चीज़ें बस रहेंगी। आपका वहाँ पे क्या फिर वहाँ से आप दूसरा मेथड फायर करो, डिलीट बाय आईडी कर दो, रीड ऑल कर दो या रीड बाय आईडी कर दो, फाइंड फाइंड ऑल कर लो या फाइंड बाय आईडी कर दो। तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है?
अब हम लोग अपने अगले सेशन से और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, डेटा वैलिडेशन है, फाइल अपलोडिंग सीखना है हमें और किस तरीके से अच्छा एक चीज़ बची है यार, प्रोजेक्ट सीखने से पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर हम सेशन वगैरह कैसे चलो प्रोजेक्ट थोड़ा स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह कर लेंगे तब करेंगे, ठीक है? तो बाकी जो बचे हुए कंसेप्ट हैं फाइल अपलोडिंग वगैरह, डेटा वैलिडेशन वगैरह और भी चीज़ें बची हुई हैं, मॉडल मैपर वगैरह बताना है, तो हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे।